Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 2 in geography. पिछले टर्म पे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 मैंने फिनिश कर दिया। उसमें फायर्स वाला टॉपिक लास्ट था आपका, फॉरेस्ट फायर। तो आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे, क्वेश्चन टेकल कर लिया होगा काफ़ी उसके, और बाकी जो वन वर्ड आंसर हुआ या लॉन्ग क्वेश्चन हुआ उसका भी आंसर आपने कर लिया होगा। जो क्वेश्चंस आप नहीं किए होंगे आप उसको रख लीजिएगा, वो जिस दिन हम दोनों इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से उस दिन वो क्वेश्चंस मैं क्लियर कर दूंगा आपका। क्लियर है? तो जैसा मैंने आपको बताया था एसएसटी में मुझे आपको 2 सेक्शन बस पढ़ाने हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। क्लियर? इसलिए स्टार्टिंग के 3 दिन मैं आपका लेक्चर बस ले रहा हूँ। तो हिस्ट्री का भी आपका 2 चैप्टर फिनिश हो चुका है और ज्योग्राफी का भी 2 चैप्टर फिनिश हो गया। हिस्ट्री का हालांकि मैंने और भी चैप्टर आपको पढ़ा दिया था, चैप्टर नंबर 3, 4 ये सब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है। लेकिन पिछले जो हिस्ट्री का मैंने चैप्टर लिया था, चैप्टर नंबर 3, उसमें मैं आपको नोट नहीं बनवा पाया था, नोट डाउन नहीं करा पाया था उन टॉपिक्स को। तो आज मैं आपका चैप्टर नंबर 3 एक तरह से समझिए रिवीजन भी करा दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ से समझिए तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इसलिए उस चैप्टर नंबर 3 को एक बार फिर रिवीजन के तौर पर पढ़ते हैं। मैं नोट्स बना दिया हूँ, सॉरी। इसको आप लिख सकते हैं जैसा मैं आपको बना रहा हूँ नोट। क्लियर? तो हिस्ट्री का जैसा आप पढ़ रहे हैं, आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो है रूलिंग द कंट्री साइड। पीछे चैप्टर्स में आपने देखा था किस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आई है। उनकी एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्हें आप EIC कहते हैं। वो कंपनी लगभग 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी लंदन में, और उसे कंपनी महारानी ने इसलिए बनाया था क्योंकि वो ईस्ट की तरफ भेजना चाह रही थी ट्रेडिंग के लिए। तो हम लोग ब्रिटेन के ईस्ट में है ना, तो वो ईस्ट की तरफ आई कंपनी ट्रेडिंग करने के लिए, और किसी को पता भी नहीं था कभी ये ट्रेडिंग कंपनी जो ट्रेड करने के पर्पज़ से इंडिया में आ रही है, इन फ्यूचर में इंडिया को अपना सबसे बड़ा मार्केट ही नहीं बना लेगी, बल्कि इंडिया पे खुद अपना राज इस्टेब्लिश कर लेगी। ये किसी को नहीं पता था, और वही कंट्री ने किया। किस आधार पे किया? बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर। जब उन्होंने इंडिया में 2 सबसे बड़े वार किए हैं, 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी और 1764 में उन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी। तो आपको ये पिछले जो चैप्टर्स मैंने पढ़ाया था उसमें इन 2 वार्स के बारे में पूरे डिटेल में दिया था। आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों वार ऐसे वार थे जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री का पूरा इतिहास ही बदल दिया, पूरी उनकी हिस्ट्री ही बदल दी। क्लियर? क्योंकि इन दोनों वार्स ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश को इंडिया में पूरी तरह ही स्टैब्लिश कर लिया, और जो ब्रिटेन को पावर मिलना चाहिए वो पावर इन दोनों वार ने दिया है। स्पेशली मैं बैटल ऑफ बक्सर की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए था, पिछले वीडियो में आपने देखा भी है कि बैटल ऑफ बक्सर में इंडिया के 3 सबसे बड़े राज्य युद्ध किए हैं। एक तरफ बंगाल है, दूसरी तरफ आपका अवध था, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला जी, और मुग़ल सम्राट शाह आलम जी थे, और बंगाल के जानते ही थे मीर कासिम थे। इन तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है ब्रिटेन से 1765 में, जिन्हें आप बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं। इस वार में रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश सेना ने इन तीनों संयुक्त सेना को, ज्वाइंट आर्मी को बहुत ही बुरी तरीके से हराया। क्लियर? इन तीनों का हारना सिंपल एक हारना नहीं है, बल्कि इन तीनों का हारना समझिए इंडिया का हारना है, क्योंकि ये इंडिया के 3 सबसे शक्तिशाली एम्परर थे, और तीनों इतने बुरी तरीके से हार जाएंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मैंने बताया था कि उनके पास जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास नहीं थी, उनके पास जो हथियार और प्लान थे वो हमारे पास नहीं थे। जितने लोगों का हमें सहयोग मिलना चाहिए उतने लोगों का सहयोग हमें नहीं मिला। मीर जाफ़र वगैरह आप नाम पढ़े ही होंगे। तो पूरी तरह यूनिटी नहीं थी हम लोगों में, और इसी कारण से ब्रिटिश जो मुट्ठी भर थे उन्होंने हमें इतने बड़े वार में डिफीट किया। क्लियर? इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया? अलग अलग राजाओं से ट्रीटी की है। बंगाल से अलग ट्रीटी किया, और शाह आलम यानी मुग़लों से अलग ट्रीटी किया, अवध से अलग ट्रीटी किया। जो इन्होंने मुग़लों से ट्रीटी किया वो ट्रीटी बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है उनके लिए, और हमारे बहुत ही निगेटिव पॉइंट है उस ट्रीटी में, क्योंकि उस ट्रीटी के द्वारा इन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 सबसे बड़े राज्यों की इन्हें दीवानी प्राप्त हो गई। क्लियर? अब एक वर्ड आ गया दीवानी, तो अभी मैं डिस्कस करूँगा दीवानी क्या होता है। क्लियर?
ये 3 इंडिया के सबसे बड़े टैक्स कलेक्शन वाले स्टेट थे और इन तीनों स्टेट का अधिकार ब्रिटिशर्स को मिल गया। इन 3 स्टेट का अधिकार उन्हें मिलना, सिंपली मैं कहूँ तो इंडिया का लगभग 70% रेवेन्यू ब्रिटिश के हाथों में चले जाना। क्लियर? और ब्रिटिशर्स खुद को दिखाना चाह रहे थे। आपके बुक में देखिए एक पिक्चर बना है, 10 टाइप का ऐसे बना हुआ है और उसमें ब्रिटिशर्स एक ट्रीटी का वो जो लेटर होता है, वो ट्रीटी का लेटर ले रहा है मुग़ल सम्राट से, मुग़ल एम्परर से। तो वो दिखाना चाह रहा है, देखो इंडिया जी, आपके यहाँ जो सबसे शक्तिशाली शासक हैं यानी मुग़ल, उन्होंने खुद अपनी पराजय स्वीकार कर ली, वो खुद हमारे अंडर में आ गए हैं, इसलिए अब तुम सारे इंडियंस हमारे अंडर में हो। क्लियर? दीवानी, दीवानी मीन्स दीवान उस समय उन अधिकारियों को कहा जाता था जो उस क्षेत्र के सारे टैक्स को कलेक्ट करते थे। यानी ब्रिटिशर्स होशियार थे, इन्होंने राज्य की दीवानी जरूर ली लेकिन उन राज्यों पर कभी अपना अधिकार नहीं जमाया। यानी वहाँ का राजा तो शाह आलम ही रहा, राजा जो है वो किंग शाह आलम ही रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है टैक्स का, उस टैक्स का मालिक खुद ब्रिटेन बन गया। यानी ब्रिटिश कंपनी खुद उस टैक्स का मालिक बन गई। और आप जानते ही हैं आज के समय अगर कुछ है तो केवल पैसा है, जिसके पास पैसा वही राजा है। क्लियर? तो ब्रिटिशर्स ने इनके सबसे बड़े की पर अपना हाथ चलाया और सारे पैसों का खुद मालिक बन बैठा और इन लोग को राजा बना के रख दिया। जनता जान रही है, चलो मेरे राजा कम से कम शाह आलम जी हैं। अरे राजा जरूर शाह आलम जी हैं, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं और वो खोखला किया है ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नरों ने, यानी रॉबर्ट क्लाइव सहित सभी गवर्नर जनरलों ने। क्लियर? तो ये लिख लीजिए, एक इंट्रो है सिंपल। इस चैप्टर को मैं पीछे वाले चैप्टर से कोरिलेट करना चाहता हूँ। पिछले वाले चैप्टर में आपने बैटल ऑफ प्लासी देखा, बैटल ऑफ बक्सर देखा। रॉबर्ट क्लाइव ने एक्सेप्ट किया दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मुगल रूलर से इन 1765। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और 1765 में इन्होंने 3 सबसे बड़े राज्यों की दीवानी प्राप्त कर ली। तो आपका जो टॉपिक, ये तो इंट्रो है, पिछले चैप्टर से आपको रिलेट इसको कर लीजिए। जो आपका पहला टॉपिक है वो टॉपिक है द कंपनी बिकम द दीवान, कंपनी का दीवान बनना। क्लियर? ऑन 12 अगस्त 1765, ये ट्रीटी जिस समय इन्हें दीवानी प्राप्त हुई उस ट्रीटी का डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त है, ईयर है 1765। कभी वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है, बैटल ऑफ बक्सर ही पूछ सकता है कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी ही पूछ सकता है, ट्रीटी पूछ सकता है कब हुआ, तो ये याद रखिएगा डेट 12 अगस्त 1765। द मुगल एम्परर अपॉइंटेड, मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया द EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। उन्होंने क्या किया, उन्हें बंगाल का दीवान घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया, पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी प्राप्त होने के साथ कंपनी अब पूरे टैक्स कलेक्शन का या रेवेन्यू का अब सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सबसे बड़ा अधिकारी हो गया। चलो भैया, तुम रेवेन्यू के सबसे बड़े अधिकारी हो तो कम से कम कुछ ऐसा काम भी करो ना कि इंडियन पब्लिक के लिए वो बेहतर हो सके। लेकिन आप लोग तो केवल और केवल अपनी महारानी का, अपने देश का झोली भर रहे थे। दीवान बनने की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? दीवान जो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड, लैंड को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कीजिए एंड ऑर्गेनाइज इट्स रेवेन्यू रिसोर्स, और इन रेवेन्यू को कलेक्ट करिए, उस रेवेन्यू को साधारण जनता में बांटिए, उनकी मेहनत का उन्हें फल दीजिए। ये एक रेवेन्यू यानी दीवान एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम था। क्या ब्रिटिशर्स ने किया? बिल्कुल नहीं किया। ब्रिटिशर एडमिनिस्ट्रेटर जरूर बना, लेकिन उन्होंने उस जनता के लिए बिल्कुल वर्क नहीं किया। पीजेंट फार्मर से अच्छे खासे टैक्स कलेक्ट किए,
अच्छे खासे टैक्स हर एक शिल्पकारों से किए, जो बुनकर वगैरह थे, जो क्लॉथ्स वगैरह बनाते थे, उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया। लेकिन जिस हिसाब से ये टैक्स कलेक्ट करते थे उस हिसाब से उन्हें पैसा नहीं मिलता था, और बड़े आराम से कहते थे ये मैं क्या करूं भैया, ये तो आपके मुग़ल सम्राट ने आदेश दिया है। मुग़ल सम्राट किंग है, लेकिन सच तो ये है सारा पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बनकर आई थी ट्रेडिंग कंपनी, लेकिन बाइंग और सेलिंग अपने हाथों में लेकर उनका केवल एक ही पर्पज रहा, वो पर्पज केवल और केवल प्रॉफिट था। वो प्रॉफिट रेवेन्यू से निकले, वो प्रॉफिट सेलिंग या बाइंग से निकले, उनका मकसद केवल और केवल प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट के लालच में उन्होंने पीजेंट पर इतना ज़्यादा जुल्म उठाया है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ा है तब क्लियर, तुरंत दीवानी लेकर इन्होंने पनिश नहीं किया। देखिए कितने होशियार थे। जब करीबन 20-25 ईयर्स बीत गया, 20-25 साल बीत गया, तो वही बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस लर्न बाय कंपनी। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, कंपनी ने कुछ सीख ली। क्या सीख ली? कंपनी एंड एलियन पावर। एलियन मीन्स वो नहीं जो आसमान से आया है, सिंपल मैं उनके माइंड की बात कर रहा हूँ कि कितना शार्प माइंड रहा है, कितना सोचने की उनकी क्षमता रही है। उस समय कहाँ पढ़ाई का उतना माहौल था, कोई पढ़ाई लिखाई तो 70-65 में कहाँ कितनी पढ़ाई होती थी, लेकिन इन लोग के पास इतना नॉलेज था कि ऐसा नॉलेज बिल्कुल एलियंस पावर था। तो ये वर्ड आ गया हिस्ट्री का, एक एलियन पावर। तो आप एलियन वो जादू वाला एलियन मत समझना जो जादू खड़ा हो जाता है कोई मिल गया में, वैसा जादू वाला एलियन नहीं है। मतलब इनका पावर जो है वो पावर बिल्कुल एलियन जैसा हो गया था। क्लियर? क्या इनकी सोच थी? इट वॉज रिक्वायर्ड टू पैसिफाई दोज हु रूल द कंट्री साइड इन पास्ट। इन्होंने कहा कि हम तो पूरी तरह इनके बारे में जानते नहीं, पीजेंट के बारे में, फार्मर्स के बारे में जानते नहीं, तो ऐसा करते हैं इन पीजेंट का या फार्मर्स का लैंड जिसके पास है, यानी जिन्हें आप जमींदार कहते हैं, या उन्हें जो किसी ना किसी किसी ना किसी स्टेट के किंग हैं, नवाब है, जमींदार है, उनको अपने से मिला लिया जाए। क्लियर? क्योंकि वो जब हमारे अंडर में आ जाएंगे, हमसे मिल जाएंगे, तो हम दोनों मिलकर कहीं ना कहीं इन पीजेंट से अच्छा टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, और उस टैक्स का छोटा टुकड़ा मैं जमींदार को दे दूंगा और सारा टैक्स मैं अपने जेब में रख लूंगा। ये एक्सपीरियंस हुआ इन कंपनी को 25-30 सालों के बाद। दे कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड। उन्होंने जो कंट्री साइड के किंग थे, जमींदार को, उनको एलिमिनेट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे यही वो समझिए आर्म्स है, यही वो हथियार हैं जिनके बल पे वो बड़े आराम से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने वाला खुद इंडियन है, टैक्स देने वाला खुद इंडियन है, और वास्तव में इसका पूरा मजा लेने वाला ब्रिटिशर्स हैं, यानी एलियंस हैं, जो किसी बाहरी दुनिया से आकर हमारे देश को बहुत ही बारीकी से चाल कर हमारे देश को लूट रहे हैं और सारा पैसा कमा रहे हैं खुद हमारे ही देश के जमींदारों से। क्लियर? तो इस तरह इन्होंने चालाकी दिखाई। कई साल रहने के बाद इन्होंने एक एक्सपीरियंस कर लिया। उन्होंने कहा ये अलग देश है, अलग सोच है, अलग रिलीजन है, अलग कास्ट, लैंग्वेज, सब कुछ अलग अलग है। इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट इन्हें चीट करूंगा तो हो सकता है ये रेवोल्यूशन कर दे मेरे खिलाफ। क्लियर? हालांकि इन्होंने वार में बड़े बड़े राज्यों को हराया है, लेकिन निश्चित तौर पे इनके अंदर थोड़ा ना थोड़ा डर तो था ही, क्योंकि अभी तुम लड़ाई राजाओं से लड़ रहे हो, और अब तुम्हें लड़ाई लेबर से लड़ना पड़ेगा, पीजेंट से लड़ना पड़ेगा, फार्मर से लड़ना पड़ेगा, और शायद अगर वो नहीं रहेंगे तो तुम्हारे लिए रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट हो पाएगा। इसीलिए ये उस रेवोल्यूशन से बचने के लिए कंट्री साइड राजाओं को, किंग्स को, जमींदारों को ये अपने खेमे में मिलाने शुरू कर दिया। क्लियर? उन्होंने एलिमिनेट नहीं किया, क्योंकि जब इंडियंस किंग या इंडियंस जमींदार जब पीजेंट से अपना भाई मैं अपना ज़मीन तुम्हें दिया हूँ भैया टैक्स दो, तो वो टैक्स देगा भैया। जमींदारों ने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया।
क्लियर। अब फार्मर्स करे तो क्या करें, क्योंकि एक मैंने क्या बताया था, कभी लेक्चर में ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था फार्मर्स जल्दी रेवोल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक फार्मर पे उसकी पूरी फैमिली डिपेंड है। खुदा ना खास्ता अगर उस फार्मर को कुछ हो गया तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, इसलिए फार्मर वो रिस्क नहीं लेना चाहता। 5 के बजाय वो 7 रुपया टैक्स देने लगा। सच तो ये है, ये 2 रुपया उन ब्रिटिशर्स का है जिन्होंने जमींदारों से साठ गांठ करके इन पीजेंट को लूटने का काम किया है, इन फार्मर्स को लूटने का काम किया है। बिल्कुल ये सोची समझी रॉबरी है, लेकिन रॉबरी करने वाला खुद इंडियन है और उस रॉबरी को झेलने वाला भी खुद इंडियन है, और पीछे बड़ा है ब्रिटिश जो पूरा प्रॉफिट अपने जेब में डाल रहा है। क्लियर। लेट अस सी द वर्किंग फॉर द रेवेन्यू। अब आप समझेंगे कि इन्होंने किस प्रकार रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया, किस प्रकार इन्होंने कार्य ऐसा किया जिससे रेवेन्यू इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें रेवेन्यू प्राप्त होने लगा। और वो कंट्री जहां ये ईस्ट इंडिया कंपनी कभी एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी, उस कंपनी को इन्होंने अपना एक गुलाम बना लिया, एक स्लेव बना लिया। इसीलिए 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1947 में आपके देश को आज़ादी मिली। इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं 190 साल इंडिया गुलाम रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। गुलाम बनाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने मारा है उस गुलामी में कई बेकसूर इंसानों को। मारा तो भी कोई गम नहीं, लेकिन उन इंसानों को, उन पीजेंट को तुमने इतनी बुरी मौत मारा है, इस तरह उन्हें मौत दी है कि कोई और इंसान देखे तो वो कांप उठेगा। वो अत्याचार, वो आपने क्राइम किया है इस इंडिया पर इस 190 साल में। क्लियर। तो ये हो गया बाबू आपका थोड़ा सा इंट्रो। इसे पिछले चैप्टर से कोरिलेट करिएगा। दीवान कौन होता है, दीवान का पर्पज आपने देख लिया, साथ ही एक्सपीरियंस होते होते ब्रिटिशर्स ने क्या सीख ली उस पॉइंट को आपने देख लिया। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कुछ और पॉइंट्स को। इन एक्सपीरियंस से उन्हें क्या क्या पता चला वो तो आप जान गए, और उसके पता चलने पे इन्होंने रेवेन्यू किस प्रकार कलेक्ट किया, कहाँ कहाँ रेवेन्यू का ये सोर्स देखते थे, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू ये कलेक्ट करते थे, वो डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। पीछे मैं आपका ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो आपको याद होगा मैं यहाँ पे ब्लू रेवलेशन पढ़ाया था, याद होगा, नीली क्रांति पढ़ाया था, ये सब पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको नील के बारे में बताया था, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ओरल मैंने पढ़ाया था। कोई दिक्कत नहीं है, अगर याद है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। मैं डिटेल में ही पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जैसे पीछे चैप्टर्स पढ़ाता आ रहा हूँ। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और पॉइंट के साथ। ओके, थैंक यू।